हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर ऑन डिमांड। आज हमारे इस सीरीज का फोर्थ पार्ट और फोर्थ डे है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट। अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट की सीरीज के तीनों पार्ट्स देख लीजिए। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? ये कहता है कि जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ और जो कोर्ट्स होती है उनके पास में जब केसेस रेफर होते हैं, जो भी केसेस पार्टीज केस फाइल करती है और उनके पास में केसेस आते हैं, तो उनके पास में एक पावर होती है कि वो उन केसेस को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकती है। ओके अब देखो, पहले वाले पार्ट का ही एक तरीके से कंटिन्यूशन में है, क्योंकि फर्स्ट जो हमने पहले इसे जस्ट पहले वाली एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आर्बिट्रेशन जब एग्रीमेंट हम बनाते हैं उसके वजह से पार्टीज डिसाइड करती है कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकली दोनों पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाती है तो जनरली वो दोनों लॉ बैकग्राउंड की नहीं होती। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, वो लोग अपने लॉयर्स या लीगल काउंसल्स को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे बीच में इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, जिसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज एक मैंडेटरी क्लॉज है, तो लॉयर उसे इंसर्ट कर देता है। अब मान लो इन फ्यूचर अगर एक साल पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और एक साल बाद में हमें पता चला कि कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है, तब हम इस केस से अब जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ होगा वो ऑब्वियसली बात है वो ही सबसे पहले केस फाइल करेगा। अब मान लो कि उसको तो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब वहां उसे ये तो नहीं पता होता कि ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज जैसी कोई चीज डाली हुई है। जनरली प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेगी, पार्टी जो विक्टिम है, जो जिसके साथ गलत हुआ है, वो सबसे पहले कोर्ट में केस फाइल करती है। वो अपने लीगल काउंसिल को बोलेगी कि भाई मेरे को नहीं पता, आप कोर्ट में केस फाइल करो इस पार्टी के अगेंस्ट, मुझे तो इससे इतने पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। तो अब कोर्ट में जब केस फाइल होगा तो आप पेटिशन फाइल करोगे, ऑब्वियसली बात है, पहली प्लेंट फाइल करोगे, उसमें आप अपनी सारी नीड्स और आपको जो जो आप क्लेम करते हो वो सारा क्लेम्स आप क्लियरली मेंशन करते हो। नाउ अब जो कोर्ट है ना, कोर्ट के पास में जब वो केस आता है, जो जज है उनके पास में जब ये केस आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अराइज कहाँ से हुआ, ये डिस्प्यूट अराइज कहाँ से हुआ। तो ये डिस्प्यूट अराइज कहाँ से होता है, एग्रीमेंट से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था तभी तो ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जज, तब वो ये देखते हैं कि ओके कॉन्ट्रैक्ट है और क्या कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज डाला हुआ है, तो यस देयर इज अ क्लॉज, वहां पे क्लॉज भी है। तो उस वजह से क्या होता है कि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में क्लॉज है, तो फिर कोर्ट के पास में सेक्शन 8 से ये पावर आती है। ये पावर जो है ना कोर्ट के पास में आर्बिट्रेशन में केसेस रेफर करने की, वो सेक्शन 8 से आती है, जहां पर अब उन्हें मैंडेटरी है कि वो उन केस को रेफर करे। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने पहले वाले वीडियोस में तो ऐसा बताया था कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते। यस, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट कोर्ट एक बार अपना जो ऑर्डर है वो ये पास करती है अंडर सेक्शन 8 कि भाई मेरी तरफ से ये मेरी पावर है और ये मेरी पावर को यूज करते हुए मैं आपको रेफर करता हूं कि आप ये केस पहले आर्बिट्रेशन में सॉल्व कीजिए। अगर वहां पे नहीं होता है तो आप कोर्ट में वापस आ जाएगा। तो द फर्स्ट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 8 वाज टू रेफर द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन। नाउ प्रैक्टिकल न्यूएंसेस क्या है कि जनरली क्या होता है कि पार्टीज बात करके सॉल्व करना ही नहीं चाहती होती है। उनको ये है कि मुझे तो कोर्ट में लड़कर ही पैसे चाहिए। ये हमारे एक सोसाइटी की माइंडसेट है। ओके, सोसाइटी माइंडसेट यही कहता है। सो इस वजह से ये थोड़ा इंकरेजमेंट और लोगों में अवेयरनेस के लिए कोर्ट को ये पावर दी गई है कि जब कोर्ट कहेगा ना कि आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, तब पार्टीज आर्बिट्रेशन में जाएगी, नहीं तो वो तो आर्बिट्रेशन में जाना ही नहीं चाहती। वो तो कोर्ट में हियरिंग्स कर लेंगी, पेंडिंग लिटिगेशंस में जाएंगे, लेकिन वो बाहर जाकर सेटल करने के मोड में नहीं होती है। अब ये जो चीज है ना, ये सेक्शन 8 जो मैंने आपको पूरा समझाया है, वो पूरा सेक्शन 8 का मैंने आपको क्रक्स बता दिया। अब इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जिनको मैं थोड़ा डिटेल में और समझाऊंगी। तो
Section 8 mandates that judicial authorities must refer parties to the arbitration if a valid arbitration agreement exists. There is two words, valid and arbitration agreement. अब आपके मन में सवाल आता है कि यार मैम मतलब इसमें क्या है, मतलब valid arbitration agreement they are equal. No, it is a very very big difference. कैसे? वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है. अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरा सेशन बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से बताऊंगी. नहीं तो इसके बाद की सीरीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो मैं वैसे भी समझाने वाली हूँ, बट अगर अच्छे से समझना है ना डिटेल में, तो एक सेशन तो बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर लो, मेंटर ऑन डिमांड. ओके, उसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट डाल दो तो भी आप सेशन बुक कर सकते हो. मैं कमेंट्स देखती हूँ बराबर, तो इसलिए आप सेशन डायरेक्टली मुझसे बात करके भी बुक कर सकते हो. ओके, सो वैलिड मीन्स, वैलिड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होती है, तभी हम उसे वैलिड एग्रीमेंट कहते हैं. और वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तब ही कोर्ट उस पार्टी को रेफर करेगा. अगर एक भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कवर होती है ऑफ सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो वैलिड नहीं माना जाता. अब ये तो अब आपके लिए सस्पेंस रहेगा कि क्या होता है वैलिड और क्या होती है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो अब इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आप एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हो और कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स आने ही चाहिए. ओके, नाउ ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जिस्ट होना चाहिए. प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन इज फाइल्ड नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट. अब ये क्या लाइन है? तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगती है. अब जैसे कि पार्टीज ने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ मतलब मान लो पेटिशन फाइल कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने लेके कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दी. अब वहां से उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे थोड़ी ना होता है, आपकी तो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आपने तो एग्रीमेंट बनाया है, तो अब आप आर्बिट्रेशन में जाओ. तो उसके लिए वो मुझे ऑर्डर देंगे और उसके ऊपर फिर मुझे एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. एप्लीकेशन किसकी होगी? सेक्शन 8 की एप्लीकेशन में, कि भाई आप मुझे प्लीज, आप हमारे कोई, हमें आर्बिट्रेटर कौन है, कैसे है, उसको अपॉइंट करने का या आर्बिट्रेशन में डालने का आप हमें ऑर्डर दे दो कि भाई ये अब केस यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, ये केस अब आर्बिट्रेशन में जाएगा. तो उसका एप्लीकेशन फाइल होती है. ओके, तो ये आपको बहुत जल्दी आपको ये करना पड़ता है. जैसे आप फर्स्ट इंस्टेंस में, जैसे आप कोर्ट में जाते हो ना, उसके बाद में आपको सेक्शन 8 की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है. दिस प्रोविजन लिमिट्स कोर्ट इंटरवेंशन. अब इससे क्या होता है? कोर्ट का इंटरवेंशन खत्म हो गया. कोर्ट अपनी अलग प्रोसीडिंग चलाएगा, आर्बिट्रेशन अलग प्रोसीडिंग चलाएगा. फोर्सिंग रिजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन फॉर कवर्ड मैटर्स. और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्बिट्रेशन में कुछ कवर्ड मैटर्स है, आर्बिट्रेबल एंड नॉन आर्बिट्रेबल नेचर के, वो ही इसमें कवर होता है. अब अगर तुमको नहीं पता है कि कवर्ड मैटर्स कौन से हैं, तो इसके लिए आपको मेरा सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बाल्को के केस में आपको बताया है कैसे कौन कौन से मैटर्स होते हैं जो आर्बिट्रेबल नेचर के होते हैं, नहीं होते हैं. तो मैंने आपको 3 केस लॉज बताया है, आप उन 3 केस लॉज को जरूर देख लेना पहले की वीडियोज में. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कुछ की एस्पेक्ट्स है सेक्शन 8 के जो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, वो है मैंडेटरी रेफरल. मैंने जैसे आपको बताया कि कोर्ट के पास में एक प्रीएम्प्टरी ड्यूटी है, ये कोर्ट की ड्यूटी है, जब पावर दी है तो करना चाहिए. अब देखो बार बार क्या वर्ड लिखा हुआ है, इफ अ वैलिड एग्रीमेंट एग्जिस्ट. वैलिड एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा तो कोर्ट रेफर नहीं करेगी. वैलिड एग्रीमेंट एग्जिस्ट है तब भी कोर्ट रेफर करेगी. और यही एक्चुअली सेक्शन 8 का ना, वो ये कहते हैं ना डिफेंसिव पार्टी, ये इसी वर्ड का यूज करती है, जो कहती है ना कि भाई मैं तो कोर्ट में ही केस फाइल करूंगी, मैं तो कोर्ट में ही ये केस लड़ूंगी. वो यही पॉइंट उठा देती है कि हमारे बीच में तो कोई एग्रीमेंट ही टूटा हुआ, ये एग्रीमेंट ही बराबर नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वॉइड है, मेरे नजर में तो वॉइड है. वो पॉइंट के ऊपर उठाकर फिर इससे क्या होता है, कोर्ट के पास पावर नहीं होती कि वो आर्बिट्रेशन में रेफर करे. इसलिए ये पॉइंट जो है ना, इफ अ वैलिड एग्रीमेंट एग्जिस्ट,
बहुत वेग और डिस्प्यूटेबल वर्ड है। अब ये इस पे तो हमारे अलग से एक चर्चा रहेगी, नहीं तो आप मेरे को सेशन बुक करके समझिए क्या होता है वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ओके, अब कंडीशंस प्रेसिडेंट। कंडीशंस प्रेसिडेंट क्या होती है कि जैसे फॉर अ रेफरेंस टू बी मेड देयर मस्ट बी अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ सूट मस्ट बी कवर्ड बाय दिस एग्रीमेंट। सेक्शन 8 में कोर्ट आपको सिर्फ तभी रेफर करेगा अगर आपका वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, जिस मैटर पे, जिस डिस्प्यूट पे आप आ रहे हो ना कोर्ट के अंदर, वो आर्बिट्रेबल नेचर का होना चाहिए, आर्बिट्रेशन में कवर्ड होना चाहिए। द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब जो पहले ये फॉलो होगा तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल भी नहीं होगा। अब इसकी टाइम लिमिट कितनी है, तो द एप्लीकेशन टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन मस्ट बी सबमिटेड नॉट लेटर देन दैट द डेट ऑफ फाइलिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट। ज़्यादा लेट नहीं होता है। अब विद इन कुछ टाइम लिमिट, जो ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं है, बट क्योंकि आर्बिट्रेशन एक स्पीडी जस्टिस और स्पीडी ट्रायल होती है, तो आप जैसे ही अपना फर्स्ट पेटिशन फाइल करते हो उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और फिर वो आप अपने केस को रेफर कर सकते हो। 2015 में अमेंडमेंट आया था। द अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी वाला जो है ना कोर्ट को कि पार्टीज में रेफर करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन के लिए, ये मैंडेटरी चीज जो है वो 2015 में आई थी। और इवन इफ अ प्रीवियस कोर्ट डिक्री एग्जिस्ट अनलेस द कोर्ट फाइंड्स द एग्रीमेंट इटसेल्फ वैलिड। अब देखो कुछ डिक्रीज ऐसी है, कुछ पहले जजमेंट ऐसे आए हुए जहाँ कोर्ट को लगता है कि एग्रीमेंट अपने आप में इनवैलिड है। जब कोर्ट को लगता है कि यार ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है तो वहां पे फिर वो सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होता, फिर आपको कोर्ट की हियरिंग्स में करना ही पड़ता है। अब एक चीज, छोटी सी चीज, शायद जो भी ये वीडियो देखे और जो थोड़ा लॉ बैकग्राउंड से हो, जिसने शायद थोड़ा पढ़ा हो, उसके दिमाग में आना चाहिए। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट का इंटरवेंशन हमें आर्बिट्रेशन में कम करना है, और दूसरी तरफ हम कोर्ट को ही पावर देते हैं कि कोर्ट पता लगाए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है। तो इंटरवेंशन तो वैसे ही हो गया भाई, कोर्ट से होते हुए अगर आर्बिट्रेशन जाना है तो फिर आर्बिट्रेशन है क्यों? डायरेक्ट आर्बिट्रेशन में जाना होता है तब तो सही बात है, पर कोर्ट से अगर आर्बिट्रेशन को जाना है तो कोर्ट का इंटरवेंशन तो हर टाइम पे रहेगा। आप जब भी कोई अवार्ड मिलेगा, कोई ऑर्डर मिलेगा आर्बिट्रेशन में, उसको कोर्ट से ही तो इन्फोर्स करवाओगे, तो कोर्ट का नाम तो रहने ही वाला है, उसका इंटरवेंशन कम नहीं हुआ है, पावर्स उसको उतनी ही है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर डिसाइड होता है कि भाई सेक्शन 8 तब भी एप्लीकेबल है जब वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और दूसरा अगर आर्बिट्रेबल नेचर का है। अब वही कोर्ट भी फाइंड आउट करता है आर्बिट्रेबल नेचर है कि नहीं है। सो ऑल इन द वन वी कैन से इज कि भाई कोर्ट इज द फाइनल जजमेंट, कोर्ट का ही फाइनल जजमेंट है, कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। बस यही हम इसमें सेक्शन 8 में हमें यही पता चलता है। देखिए अभी अभी में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार फिर आर्बिट्रेशन है ही क्यों। मैं आपको बहुत स्टार्टिंग के सेक्शंस बता रही हूँ, ओके, एंड वेरी वेरी बेसिक। नाउ दिस टाइम, अभी जो 2026 ईयर जो है, अभी की करंट सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है। प्राइवेट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, private mediation institutions, they are far like better, and they are growing rapidly. They are growing in India as well as in outside India. हमने हमारे इंडिया के बहुत सारे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि यहाँ इंडिया में स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या है, क्या आर्बिट्रेशन प्राइवेटली भी हो सकता है? ओके, अनदर सस्पेंस फॉर यू। सो उसके लिए भी आपको मेरा एक सेशन बुक करना बनता है। आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दो, मुझे बता दो कि अगर तुम चाहते हो ये समझना कि मैम ये क्या है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मुझे समझना है, तो 1 घंटे का सेशन बुक कर लो। 1 घंटे में तुमको मैं समझा दूंगी कि आर्बिट्रेशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होता है और क्या उनके अवार्ड दिए हुए बाइंडिंग नेचर के होते हैं, वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन।
The application must be accompanied by original arbitration agreement or a certified copy. हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई सेक्शन 8 के एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी होगी और एक सर्टिफाइड कॉपी होगी जिसमें कंपनी की सील, दोनों पार्टीज की साइन और प्रॉपर तरीके से उसका सर्टिफाइड कॉपी होगा। वही आप एप्लीकेशन के साथ में एनेक्स करोगे और वो आप सबमिट करोगे कोर्ट में। तो ये है सेक्शन 8 की कहानी, जो आपको ये कहता है कि जुडिशरी और जो जज है, कोर्ट है, वो आर्बिट्रेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। अब इसी के साथ एक छोटा अनाउंसमेंट मैं करती हूँ। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक ये चीज़ बताऊँ, बट क्योंकि अब प्रिपेयर हो गया है ऑलमोस्ट, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेंटर ऑन डिमांड के हर लॉ पे मैं आपको मेरे खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आपको, जैसे मैंने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के बहुत अच्छे नोट्स चैप्टर वाइज और इम्पॉर्टेंट केस लॉज के साथ प्रिपेयर किए हैं, जो मैं जल्दी ही 2-3 दिन में लॉन्च कर दूंगी इन वीडियोस के साथ में ही। अगर आपको वो नोट्स भी मुझसे परचेज करने हैं, बहुत मिनिमम प्राइस है, नॉट दैट मच, बहुत फैंसी कुछ मैंने ऐसा नहीं रखा है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी मिनिमल प्राइस, आप उसे भी बाय कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में, एकदम शॉर्ट वे से मैंने चीज़ों को समझाया है। तो ये आप वो भी मेरे एक एडिशन है विद दीज लेक्चर्स, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सो इसके बारे में मैं आपको अलग से एक लिंक दे दूंगी जहाँ पर मैं आप मेरा PDF आराम से परचेस कर सकते हैं। ओके, बाय डायरेक्टली मैसेज में आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें मेरे सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, वो आपको ज़्यादा इजी भी रहेगा चीज़ों के लिए। बाकी हम इस वीडियोस के थ्रू ज़रूर बात करेंगे। तो आई होप आपको सेक्शन 8 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दिस इज आवर 4th वीडियो ऑफ द सीरीज एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन अनदर सेक्शन और अ केस लॉ माइट बी, जो हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग के लिए। Okay, then don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Instagram page for more updates like this. Okay, thank you.